आपके सामने जो डायग्राम है उसमें हम जान पाएंगे कि अगर किसी भी वाटर बॉडी में सीवेज डिस्चार्ज होता है तो उसके क्या क्या रिजल्ट्स होंगे। नाउ सीवेज एज यू नो म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को हम कहेंगे सीवेज, और 0.1% इम्प्योरिटीज भी सीवेज वाटर को अनफिट करती हैं फॉर यूज बाय ह्यूमन। और ये जो इम्प्योरिटीज हैं दे मे बी सॉरी ये जो इम्प्योरिटीज हैं दे मे बी सॉलिड, जैसे सैंड है, सिल्ट है, क्ले है, इट मे बी बैक्टीरिया और अदर टाइप ऑफ माइक्रोब्स, पेपर, डिजोल्ड मटेरियल जैसे न्यूट्रिएंट्स हैं, इनके अलावा डिटर्जेंट्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल्स आर देयर, फीकल मैटर इज देयर। तो जस्ट अगर 0.1% इम्प्योरिटीज भी हैं वाटर के अंदर, सो दैट मेक वाटर अनफिट फॉर ह्यूमन यूज। अब अगर सीवेज वाटर रिवर में डिस्चार्ज होता है तो क्या होगा, इसको पढ़ने से पहले सबसे पहले हम दो टर्म पढ़ेंगे, वन इज DO एंड वन इज BOD। DO मीन्स डिजोल्व्ड ऑक्सीजन। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन मीन्स पानी में कितना ऑक्सीजन अवेलेबल है, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर, दैट इज DO। व्हाट इज द सोर्स, जो भी एल्गा हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या जो सबमर्ज्ड प्लांट्स हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दे विल रिलीज ऑक्सीजन एंड दैट ऑक्सीजन इज डिजोल्व्ड इन वाटर। सो जो DO कंटेंट है मीन्स डिजोल्व्ड ऑक्सीजन, एक तो कॉन्सेप्ट है ये। DO कंटेंट जितना ज्यादा होगा वाटर बॉडी का, एनिमल लाइफ वहां पर ज्यादा मिलेगी। BOD is biochemical oxygen demand। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे डिफाइन करेंगे, 1 लीटर ऑफ वाटर में जितना ऑर्गेनिक मैटर है उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसको हम क्या कहेंगे, BOD। BOD मीन्स 1 लीटर वाटर में वॉट एवर ऑर्गेनिक मैटर इज देयर उसको डिकम्पोज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसे हम कहेंगे BOD। अब यहाँ से सीधा सीधा कोरिलेट कर सकते हैं कि अगर वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो डिमांड क्या होगी, ज़्यादा। BOD डिमांड से याद रखेंगे, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए बैक्टीरिया एंड फंजाई को डीकम्पोजिशन के लिए। और अगर वाटर में ऑर्गेनिक मैटर कम है तो कम BOD चाहिए। यानी कि अगर हम ऐसा सेटअप करें जिससे हम ये पता लगा सकें कि वाटर को क्लीन करने के लिए कितना ऑक्सीजन की ज़रूरत है, BOD क्या है उसकी, तो उससे हम ये पता लगा पाएंगे कि वाटर पोल्यूटेड है या प्योर है, और पोल्यूटेड है तो भी कितना पोल्यूटेड है। सो आई थिंक क्लियर। डिजोल्व्ड ऑक्सीजन मीन्स अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन डिजोल्व्ड इन वाटर, और BOD क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड मीन्स amount of oxygen required to degrade organic matter present in 1 liter of water. More the BOD, more polluted water is, less the BOD, water is pure or less polluted. वाटर इज लेस पॉल्यूटेड अगर BOD है तो, अदरवाइज प्योर वाटर का तो BOD 0 होगा, बिकॉज प्योर वाटर में कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है ही नहीं। सो अब यहाँ पर देखिए इस डायग्राम में, जैसे इस पॉइंट पर सीवेज का डिस्चार्ज हुआ है, ये वाटर बॉडी है, जिस पॉइंट पर सीवेज का डिस्चार्ज हुआ है एकदम से जो DO कंटेंट है वो कम हो जाएगी। ये ग्राफ ऐसे चल रहा है, यहाँ से यूं और फिर DO का, ये DO है, DO कंटेंट क्या होगी, कम होगी। ये देखो सीवेज डिस्चार्ज के पॉइंट पर DO कंटेंट कम होगी और BOD कंटेंट क्या हो गई है, ज़्यादा। सो डिस्चार्ज ऑफ सीवेज इन रिवर क्या इफेक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है, बहुत आसान सा टॉपिक है। DO कम होगी, BOD क्या होगी, ज़्यादा, बिकॉज जो बैक्टीरिया फंजाई हैं वो ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करेंगे एंड डिकम्पोजिशन इज ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। और अल्टीमेटली क्या होगा कि जो ऑक्सीजन लेवल है वाटर का वो क्या होगा, कम।
और जिसकी वजह से जो फिश हैं या बाकी एक्वेटिक एनिमल जो उनकी क्या हो सकती है, उनकी क्या हो जाएगी, डेथ। वो डिपेंड करेगा कितना बीओडी बढ़ा है और डीओ कम हुआ है। लेकिन जैसे जैसे वाटर आगे चलेगा धीरे धीरे जो बैक्टीरिया एंड फंजाई है वो ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, डीकम्पोज, और पानी नेचुरल तरीके से क्या होता जाएगा, क्लीन, और उसकी बीओडी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, और अगेन डीओ कंटेंट क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन एक क्वेश्चन आ सकता है कि जब वाटर वापस क्लियर हो गया तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट है डेथ। जब यहाँ पर एनिमल की डेथ हो गई तो ऐसा नहीं है कि आगे जैसे वाटर क्लीन होगा वो फिर से जिंदा हो जाएंगे, नो। और अगर सीवेज का डिस्चार्ज बहुत फास्ट रेट से होता है, जो फ्रीक्वेंसी है डिस्चार्ज की वो ज़्यादा है, तो धीरे धीरे जो एनिमल्स हैं वो एलिमिनेट होते जाएंगे, और जिसकी वजह से लेक के अंदर जो लाइफ है, एनिमल जो लाइफ है उसको रिस्क होगा, और वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, एलिमिनेट। और हो सकता है कि ज़्यादा ऐसा होने की वजह से एनिमल लाइफ वहाँ पर ना रहे। सो दिस इज इफेक्ट of एडिशन ऑफ सीवेज ऑन ए वाटर बॉडी। सो जैसे जैसे वाटर बॉडी में सीवेज ऐड करेंगे डीओ कंटेंट कम होगा, बीओडी कंटेंट ज़्यादा। क्वेश्चन अराइज होता है कि जो डीओ कंटेंट कम क्यों हो गया, बिकॉज जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको डीकम्पोज करने के लिए बैक्टीरिया एंड फंजाई ने ऑक्सीजन को यूज कर लिया, इसलिए जो बीओडी है वो इसलिए डीओ कंटेंट कम हो गया। बीओडी ज़्यादा क्यों है, तो आंसर सेम रहेगा कि ऑर्गेनिक मैटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए उसे हम कहें बीओडी। पानी में ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा है तो बीओडी क्या हो गई, ज़्यादा। सो दिस इज इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन ए रिवर। In this slide we will discuss two topics, one is algal bloom and one is eutrophication. Algal bloom means, just have a look at this picture, this one, this, ये देखो वाटर बॉडी है, ऐसा नहीं है कि ग्रासलैंड है, ये वाटर बॉडी है जो पूरा ऊपर एल्गा से कवर्ड है। सो अबंडेंट ग्रोथ ऑफ एल्गा इन ए वाटर बॉडी इज नोन एज एल्गल ब्लूम। और ये यहाँ पर किस लिए हो पाया है, क्योंकि इस वाटर बॉडी के अंदर जो नाइट्रेट फोस्फेट, स्पेशली जो न्यूट्रिएंट्स है नाइट्रेट फोस्फेट वो ज़्यादा है। कहाँ से आ गए, आसपास के एरिया से रन ऑफ वाटर के साथ आ गए हैं। सो अगर किसी वाटर बॉडी के अंदर नाइट्रेट या फोस्फेट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो उस एक वाटर बॉडी के अंदर देयर विल बी अबंडेंट growth of blue green alga, and these alga will make a green covering on the surface of water. अब यहाँ पर क्या होगा, these algae does not allow light to penetrate deeper into the water. इसकी वजह से पानी के अंदर जो दूसरे प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं कर पाएंगे because they are not having light. दूसरा यहाँ पर तो जितने तरह के एनिमल्स हैं, डिजोल्ड ऑक्सीजन जो है वाटर के अंदर कम होता जाएगा, तो जो डिजोल्ड ऑक्सीजन है वाटर बॉडी का वो कम होगा, तो जो एनिमल लाइफ है उसकी क्या होगी, डेथ। अब जब एनिमल लाइफ की डेथ होगी या जो प्लांट्स हैं जिनको लाइट नहीं मिल पाई है उनकी डेथ होगी, तो बैक्टीरिया एंड फंजाई जो डीकम्पोजर का रोल प्ले करते हैं उनका काम बढ़ जाएगा, और वो उसको बिना डिले करे उसको क्या करने लगेंगे, डीकम्पोज। और अब डीकम्पोजिशन में भी क्या चाहिए, ऑक्सीजन, तो फर्दर वाटर बॉडी का ऑक्सीजन लेवल क्या होगा, डिक्रीज। सो अबंडेंट ग्रोथ ऑफ एल्गा इन ए वाटर बॉडी इज नोन एज एल्गल ब्लूम, स्पेशली नाइट्रेट एंड फोस्फेट की वजह से होगा। और ये एल्गा वाटर बॉडी को एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइड करेंगी, और वाटर की जो क्वालिटी है वो डिटीरियोरेट होगी, वाटर का जो डीओ कंटेंट है वो कम होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रहने वाले एनिमल्स की डेथ होगी। डीकम्पोजर्स का रोल बढ़ जाएगा, तो वो भी ऑक्सीजन को यूज करेंगे फॉर डीकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर, तो फर्दर जो वाटर के अंदर डीओ लेवल है वो क्या होगा, कम होगा। कुछ एल्गा टॉक्सिन भी रिलीज करती हैं विच आर हाईली पॉइजनस टू अदर एक्वेटिक एनिमल्स एज वेल एज ह्यूमन बीइंग, उनकी भी डेथ हो सकती है। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं इशोर्निया, जो आपने फर्स्ट यूनिट में भी पढ़ा है। इशोर्निया जो है वाटर हेकिंथ, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रॉब्लमैटिक एक्वेटिक वीड है,
थ्रू आउट द वर्ल्ड। और इसमें क्या है कि ये फ्री फ्लोटिंग प्लांट है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करता है, और जहाँ पर भी ग्रो करेगा इट विल फॉर्म ए डेंस मैट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर बॉडी, जिसकी वजह से जो है ऑक्सीजन की जो अवेलेबिलिटी है नीचे वो नहीं हो पाएगी, एंड अगेन इट विल लीड टू सेम कंडीशन। सो एल्गल ब्लूम मीन्स abundant growth of water body in alga. Now moving on to second topic, eutrophication. Eutrophication बहुत अच्छे से स्लाइड में एक्सप्लेन करा गया है, ये देखिए। सबसे पहले क्या होगा, नियर बाय लैंड से रिवर में या लेक में रेन वाटर के साथ क्या आएंगे, न्यूट्रिएंट्स, स्पेशली नाइट्रेट एंड फोस्फेट। नाइट्रेट एंड फोस्फेट आने की वजह से यहाँ पर जो प्लैंक्टोनिक एल्गा है उनकी ग्रोथ क्या होगी, ज़्यादा। देयर विल बी मोर एंड मोर ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, यानी कि एल्गल ब्लूम होगा, और एल्गल ब्लूम होने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन डिप्लीट होगा। ये हमने पढ़ाया था कि इसमें साफ लिखा भी हुआ है, अभी हमने डिस्कस भी किया कि जो सनलाइट है वो नीचे नहीं पहुंच पाएगी, जिसकी वजह से बाकी प्लांट्स की क्या हो जाएगी, डेथ। दूसरा, ये जो डिकम्पोजिशन करेंगे बैक्टीरिया एंड फंजाई, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स का, तो उसकी वजह से भी जो डीओ कंटेंट है वाटर की वो क्या होगी, कम होगी। और ऐसा अगर लगातार होता रहता है, बार बार होता रहता है, तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन डेथ ऑफ द इकोसिस्टम। ऑक्सीजन जो लेवल है वो काफ़ी हद तक नीचे चला जाएगा, जिसकी वजह से कोई लाइफ यहाँ पर पॉसिबल नहीं होगी, सिर्फ ये एल्गा ही ग्रो करेंगी। सो दिस इज यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन को एक दूसरे तरीके से पढ़ते हैं, ये टॉपिक हमने पहले भी पढ़ा है हाइड्रोसीयर में, जो हाइड्रार्क हमने पढ़ा है, सक्सेशन इन ए वाटर बॉडी। अब यूट्रोफिकेशन क्या है, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। इट इज़ ए प्रोसेस ऑफ नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। ऐसा प्रोसेस है जिससे लेक धीरे धीरे एज्ड होती चली जाएगी, और इसका मतलब है कि लास्ट तक लेक नहीं रहेगी और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, लैंड में। सो यूट्रोफिकेशन को 2-3 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो। फर्स्ट, इट इज़ नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर। अगर लेक नहीं रहती है, डेथ हो जाती है, तो दैट इज द रिजल्ट ऑफ एजिंग। सो यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक ड्यू टू एनरिचमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। दूसरा, यूट्रोफिकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिससे वाटर बॉडी में ऑर्गेनिक मैटर तो बढ़ेगा लेकिन डाइवर्सिटी कम होगी। जैसे यहाँ देखो, लॉट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज देयर, फोटोसिंथेसिस यहाँ बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन इन्हीं एल्गा की ग्रोथ हो रही है। बाकी जो एनिमल लाइफ है या नीचे पानी में जो प्लांट लाइफ थी वो एलिमिनेट होती जा रही है, तो डाइवर्सिटी तो क्या हो रही है, कम, और प्रोडक्टिविटी क्या है, ज़्यादा। सो यूट्रोफिकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ nutrient enrichment of water body, increase in organic matter of water body but decreased diversity. So eutrophication is a aging of lake जो nutrient enrichment की वजह से होगा, नाइट्रेट एंड फोस्फेट, और इसकी वजह से लेक काफ़ी सालों बाद लेक नहीं रहेगी, इट माइट बी कन्वर्टेड इनटू लैंड। कैसे, 1-2 पॉइंट हम और ऐड कर देते, पहले हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। वाटर के साथ ये मिट्टी बहकर आई, और मिट्टी में क्या है, न्यूट्रिएंट्स, इनकी वजह से एल्गा की ग्रोथ हुई। ये सब पॉइंट्स हमने पढ़ लिए हैं, और अब यहाँ पर ऑक्सीजन लेवल काफ़ी हद तक क्या हो चुका है, कम हो चुका है, तो यहाँ पर ग्रो कर रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, हर साल वाटर के अपने साथ क्या लेकर आएगा, सोयल सेडिमेंट्स, और धीरे धीरे जो ये वाटर है वो क्या होता जाएगा, शैलो होता जाएगा। और पहले फ्री फ्लोटिंग प्लांट है यहाँ पर, उसके बाद धीरे धीरे क्या है, जो यहाँ पे सबमर्ज्ड प्लांट्स ग्रो करेंगे, देन उसके बाद जो है रूटेड प्लांट ग्रो करेंगे, देन सबमर्ज्ड फ्लोटिंग प्लांट ग्रो करेंगे, फिर मार्स मीडो स्टेज आएगी, फिर रीड स्वैम्प स्टेज आएगी। मैं सेम वही स्टेजेस का नाम ले रही हूँ जो हमने हाइड्रार्क में पढ़े हैं। और धीरे धीरे विद पैसेज ऑफ टाइम, हंड्रेड्स और थाउजेंड्स ऑफ ईयर के बाद ये जो लेक है दैट विल फाइनली डिसअपियर। लेकिन ये तो है नेचुरल यूट्रोफिकेशन, लेकिन आज की डेट में क्या है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से, जैसे इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है वो वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया, सीवेज वाटर को वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिया, तो जिससे यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस है दैट इज़ टेकिंग प्लेस एट वेरी फास्ट रेट, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे कल्चरल और एक्सीलरेटेड यूट्रोफिकेशन।
कल्चरल यूट्रोफिकेशन, जो कल्चर की वजह से, जो हमारा आज का कल्चर है कि न्यूट्रिएंट्स को हम उसमें डंप कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज़ का जो वेस्ट है या जो घर का जो सीवेज है उसको हम रिवर में जो है पास कर रहे हैं, तो उसकी वजह से यूट्रोफिकेशन का जो रेट है वो फास्ट हो गया है। एंड थ्रू आउट द वर्ल्ड बहुत सारी वाटर बॉडीज़ हैं, उनको रिस्क है कि दे आर going to be eutrophied by sewage and agricultural industrial wastes. So this is यूट्रोफिकेशन, जिसमें एल्गा की जो है वो ओवर ग्रोथ होगी, जिसकी वजह से वाटर कंटेंट, वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम होगा एंड इट विल लीड टू डेथ ऑफ द एक्वेटिक लाइफ। और अगर लगातार ऐसा होता है तो फाइनली ए लेक जो है दैट विल फाइनली लीड टू डेथ। सो यूट्रोफिकेशन इज नेचुरल एजिंग ऑफ लेक। और दूसरा प्रोसेस ऐसा प्रोसेस जिसमें न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट है, ऑर्गेनिक मैटर इज देयर बट देयर इज रिड्यूस्ड डाइवर्सिटी, सो दैट इज यूट्रोफिकेशन। थर्ड टॉपिक जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन वर्ड का मीनिंग, पहले हम इस डायग्राम को देखते हैं। इस फूड चेन में, ये एक एक्वेटिक फूड चेन है जहाँ पर शो किया गया है कंसंट्रेशन ऑफ डीडीटी। यहाँ पर जो डीडीटी फ्रैक्शंस में पार्ट्स पर मिलियन है, फूड चेन के थ्रू कितना हो गई है 25 पार्ट्स पर मिलियन। यानी कि डीडीटी की कंसंट्रेशन फूड चेन के अलोंग इंक्रीज होना क्या कहलाएगा, बायोमैग्निफिकेशन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डीडीटी के लिए है, और केमिकल्स भी हैं जो बायोमैग्निफिकेशन शो करते हैं। वन मोर एग्जांपल इज मर्करी। रीज़न क्या है, अगर हम एक एक्वेटिक फूड चेन की बात करें, नॉट ओनली एक्वेटिक, अगर टेरेस्ट्रियल की बात करें तब भी सेम कॉन्सेप्ट रहेगा कि फाइटोप्लैंक्टन का बायोमास कम है, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे बायोमास क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। स्मॉल फिश, लार्ज फिश, देन बर्ड। तो बायोमास इंक्रीज हो रहा है फूड चेन में, क्या हो रहा है, देयर इज इंक्रीज इन बायोमास एट ईच ट्रॉफिक लेवल। डीडीटी की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, व्हाई? इसका रीजन क्या है कि ये जो डीडीटी है वंस इट इज इंजेस्टेड डायरेक्टली एब्जॉर्ब हो जाएगी, बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं होगी। सबसे मेन रीजन आप पढ़े कि वाई जो कंसंट्रेशन है वो फूड चेन के अलोंग बढ़ रही है। एक तो जो है मेटाबोलाइज नहीं होगा, दूसरा किडनी के थ्रू एक्सक्रीट भी नहीं होगी, और ये बॉडी में ही जाकर स्टोर हो जाती है। तभी सेल के अंदर एंट्री क्यों ले आ पाती है, इसका मेन रीजन है कि ये लाइपोफिलिक है, लिपिड सोल्यूबल है। DDT इज नॉट हाइड्रोफिलिक, DDT इज लाइपोफिलिक, और लाइपोफिलिक होने की वजह से इट कैन इजीली क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन और एडिपोज टिश्यू में जाकर जमा हो जाती है। तो मान लीजिए एक लार्ज फिश ने एक स्मॉल फिश को ईट किया, तो उसकी बॉडी में बायोमास में कितना ppm है DDT 0.5, तो जितना भी उसने लिया सारा उसकी बॉडी का पार्ट बनेगा। अब ऐसा नहीं है कि एक लार्ज फिश एक ही फिश को ईट करेगी, वो अपनी लाइफ में जितनी स्मॉल फिश को ईट करती जा रही है, धीरे धीरे क्या होगा कि डीडीटी का लेवल उसकी बॉडी में क्या होता जाएगा, ज्यादा। सो दिस इज फूड चेन के थ्रू किसी पर्टिकुलर केमिकल की कंसंट्रेशन बढ़ना, दैट इज बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन मीन्स इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन टॉक्सिक सब्सटेंस अलोंग ए फूड चेन। फूड चेन के थ्रू किसी भी टॉक्सिक सब्सटेंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज होना एट ईच ट्रॉफिक लेवल, उसको हम क्या कहेंगे, बायोमैग्निफिकेशन। मिलता जुलता वर्ड है बायो अकुमुलेशन। बायो अकुमुलेशन क्या होता है, एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म में कोई भी मॉलिक्यूल जो हार्मफुल टॉक्सिक मॉलिक्यूल्स हैं वो अकुमुलेट होना क्या कहलाएगा, बायो अकुमुलेशन। जैसे फिश में अगर हम देखें इस लेवल पर कितना है 2 ppm, तो ये तो है बायो अकुमुलेशन, किस ट्रॉफिक लेवल पर कितना अकुमुलेट कर रहे हैं, और ये पूरा प्रोसेस अलोंग द फूड चेन इंक्रीज होना क्या कहलाएगा, बायोमैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब ही यही होता है कि जैसे लेंस में हम यूज करते हैं मैग्निफिकेशन, एनलार्ज करके देखना। सो व्हाट इज बायोमैग्निफिकेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स अलोंग फूड चेन एट ईच ट्रॉफिक लेवल, वो बढ़ती चली जाएगी, उसको हम क्या कहेंगे, बायोमैग्निफिकेशन
एग्जाम्पल है डीडीटी एंड मरकरी। किस वजह से ये सब्सटेंस बॉडी के अंदर अकुमुलेट होंगे? बिकॉज ये ना तो एक्सक्रीट होते हैं ना ही मेटाबोलाइज होते हैं, दूसरा लिपिड सोल्यूबल है, लाइपोफिलिक है, एडिपोज टिश्यू के अंदर जाकर स्टोर हो जाते हैं। और यहाँ हमने एक एक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर वाटर में जो डीडीटी है वो 0.003 पार्ट्स पर बिलियन है, डायग्राम में मिलियन में दिखाया है, बुक में क्या है कि पीपीबी गिवन है। सो 0.003 पीपीबी से कितना हो रहा है? जू प्लैंक्टन में 0.04, स्मॉल फिश में 0.5। थोड़ा कोरिलेट करके लर्न कर सकते हैं, जैसे 3, 4, 5 ऐसे ऐसे याद करना है, 3, 4, 5 और एक एक डेसिमल कम करते जाना है। जैसे यहाँ 0.5 है तो यहाँ बढ़ा देना है 0.4 और यहाँ मैंने बताया 0.003, लेकिन ध्यान रहे वो पीपीएम में ना लिखकर क्या लिखेंगे? पीपीबी। ये डाटा भी आपको बाकायदा याद रखने, ये तो याद हो ही जाएगा बार बार पढ़ेंगे तो देखो 5, 4, 3, 4, 5 ऐसे लर्न करना है। 3, 4, 5 0.003 ppb, उसके बाद 0.04 ppm, 0.5 ppm, 2 ppm, 25 ppm। सो दिस इज बायोमैग्निफिकेशन। अब यहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया गया कि ज़्यादा डीडीटी होने की वजह से जो बर्ड का पॉपुलेशन है वो काफ़ी कम हो गया और बाद में रीज़न फाइंड आउट करने की कोशिश करी गई कि ऐसा किस वजह से है। तो इट वाज फाउंड कि बर्ड के अंदर जो डीडीटी का जो लेवल है वो टॉक्सिक लेवल पर अकोमुलेट हो गया और डीडीटी ने कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को डिस्टर्ब किया, जिसकी वजह से जो एग है, एग की जो कवरिंग है शेल, वो थिन हो गई और टाइम से पहले वो क्या हो गई? ब्रेक। तो नो डाउट जो प्रोजेनी है दैट वाज नॉट अलाउड टू डेवलप प्रॉपरली, सो दिस रिजल्ट्स इन डिक्लाइन इन पॉपुलेशन ऑफ बर्ड। सो दिस इज बायोमैग्निफिकेशन। तो आज के टॉपिक में आज के लेक्चर में हमने 3 टॉपिक पढ़े हैं। तीनों टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में इन तीनों में से हर वक्त एक पर क्वेश्चन आता है। सो फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज, जहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा बीओडी एंड डीओ का। इसके बाद हमने पढ़ा algal bloom and eutrophication, totally अंडरस्टैंडिंग है, एंड देन बायोमैग्निफिकेशन, दिस इज अगेन वेरी इजी। इसके बाद हम 1-2 पॉइंट और कवर कर लेते हैं कि जो थर्मल वेस्ट वाटर है, मतलब जो गर्म वाटर है, हॉट वाटर है, वो भी एक पोल्यूटेंट का काम करेगा। इलेक्ट्रिसिटी जनरेटिंग यूनिट्स, ऐसी जो इंडस्ट्रीज है जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, न्यूक्लियर पावर प्लांट है, थर्मल पावर प्लांट्स हैं, उनमें जो वेस्ट वाटर है वो उनमें जो वेस्ट है वो क्या होता है? हॉट वाटर। अगर हॉट वाटर को हम वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करते हैं तो वाटर का टेम्परेचर क्या होगा? ज़्यादा। और अगर वहाँ टेम्परेचर सेंसिटिव एनिमल्स हैं तो उनकी क्या होगी? डेथ। हालांकि जहाँ पर वाटर क्या टेम्परेचर बहुत कम है, जहाँ पर टेम्परेचर लिमिटिंग फैक्टर का रोल प्ले कर रहा है, वहाँ थोड़ा बेनिफिट हो सकता है कि कुछ प्लांट्स और एनिमल्स की ग्रोथ जो है वो बढ़ जाए, लेकिन ओवरऑल देखेंगे तो इससे जो प्लांट्स और एनिमल्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट ही रहेगा, बिकॉज जो ऑक्सीजन का सोल्यूबिलिटी वाटर में कम है। CO2 की बजाय अगर हम देखें तो ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी वाटर में कम है। अगर वाटर को हम हीट करते हैं, अगर हॉट वाटर है तो हॉट वाटर में ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी और कम हो जाएगी और ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी वाटर में कम होने की वजह से जो वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको रिस्क ऑफ एलिमिनेशन रहेगा। सो थर्मल वेस्ट वाटर या हीटेड वेस्ट वाटर ऑल्सो एक्ट एज पोल्यूटेंट। एक तो टेम्परेचर सेंसिटिव एनिमल्स को किल करेगा, दूसरा वाटर के अंदर जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है वो क्या रहेगी? कम रहेगी। तो दिस विल बी हैविंग नेगेटिव इफेक्ट ऑन फ्लोरा एंड फौना। इसके अलावा कुछ डिजीजेज हैं। अगर वाटर में मरकरी का कंटेमिनेशन है तो मिनेमेटा डिजीज होगी, और अगर कैडमियम का कंटेमिनेशन है तो इटाई डिजीज होगी। आर्सेनिक की कंटेमिनेशन से ब्लैक फुट डिजीज है। यूरेमिया एंड हाइपरटेंशन होते हैं अगर वाटर में कॉपर ज़्यादा है, और अगर वाटर में लेड ज़्यादा है तो इट में डैमेज टू लीवर, किडनी एंड ब्रेन। जितना याद हो सकता है याद करने की कोशिश करेंगे। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं
वन मोर पॉइंट दैट इज लेफ्ट कि जो हैवी मेटल्स हैं, हैवी मेटल्स मीन्स जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर से ज़्यादा है, जैसे मरकरी है, कैडमियम है, कॉपर है, लेड है, ये भी जो है वाटर पॉल्यूशन करती हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस हैं एंड दे आर हैविंग हार्मफुल इफेक्ट ऑन ह्यूमन हेल्थ। इसीलिए हमने इनकी डिजीजेज हमने लिखी है, मरकरी से होती है मिनेमेटा डिजीज, कैडमियम से है इटाई, कॉपर से है हाइपरटेंशन एंड यूरेमिया, और लेड से है डैमेज टू लीवर, किडनी एंड ब्रेन। So heavy metals are also acting as water pollutant. So that's all about today's lecture. See you soon. किसका ज़्यादा है और स्मॉल फिश से किसका ज़्यादा है?